आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत की हर वो बड़ी खबर जो आपके लिए जानना जरूरी है। शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। गाजा में इजरायली सेना के हवाई हमलों में हमास की सैन्य शाखा के नंबर 2 के मारे जाने की खबर दोनों पक्षों की ओर से फिलहाल नहीं आई कोई प्रतिक्रिया। यूएन प्रमुख की रमजान के सम्मान में संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई की अपील। नाटो मुख्यालय पर लहराया स्वीडन का राष्ट्रीय ध्वज। स्वीडन गठबंधन में शामिल होने वाला 32वां देश। नाटो प्रमुख ने कहा, स्वीडन की समूह में शामिल होना बताता है कि यूक्रेन युद्ध में पुतिन पूरी तरह रहे असफल। जंग खत्म करने के लिए रूस से बात करने के पोप फ्रांसिस के सुझाव को यूक्रेन ने किया खारिज। बोला, हम नहीं झुकेंगे। क्रेमलिन ने कहा, रूस ने बार बार कहा कि वो बातचीत के लिए है तैयार। पुर्तगाल के आम चुनाव में धुर दक्षिणपंथी पार्टी चेगा बनी किंगमेकर। किसी भी दल को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत। सेंटर राइट गठबंधन जीत के बावजूद सरकार बनाने से दूर। चेगा पार्टी के प्रमुख ने बताया अपनी बड़ी जीत। कहा, चेगा के बगैर सरकार का गठन संभव नहीं। ऑस्कर अवार्ड्स 2024 की घोषणा। ओपेनहाइमर ने जीते 7 ऑस्कर। किलियन बेस्ट एक्टर, नोलन बेस्ट डायरेक्टर, पुअर थिंग्स के लिए एमा बेस्ट एक्ट्रेस। और सुर्खियों के बाद आइए अब नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। शुरुआत एशिया का आईना के जरिए। इजरायल हमास युद्ध के बीच संघर्ष विराम की उम्मीद जताई जा रही थी। रमजान के महीने में संघर्ष विराम को लागू करने के प्रयास विफल हो गए। इजरायल ने मध्य गाजा के अल नुसरत शिविर पर हमला किया, जिसमें हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड के दूसरे सबसे बड़े कमांडर मरवान ईसा की मौत की आशंका भी जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने माह रमजान को देखते हुए दोनों पक्षों से संघर्ष विराम की अपील की है। वहीं गाजा में राहत सामग्री पहुंचाने का काम लगातार जारी है। रमजान के पहले दिन उत्तरी गाजा में राहत सामग्री गिराई गई। इजराइल हमास संघर्ष के साए में मुसलमानों के पवित्र महीने रमजान की शुरुआत हो गई। रमजान से पहले संघर्ष विराम की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन बातचीत विफल हो गई। दोनों पक्ष इजराइल और हमास किसी नतीजे पर न पहुंचने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। इजरायली मीडिया ने कहा कि इस बात की जांच हो रही है कि हवाई हमले में हमास के दूसरे सबसे बड़े सैन्य लड़ाके की मौत हुई है या नहीं। अगर मरवान ईसा की मौत की पुष्टि हो जाती है तो पिछले 5 महीने में इजरायली सेना की अब तक की सबसे बड़ी सफलता होगी। शनिवार की रात मध्य गाजा के अल नुसरत शिविर पर हमला किया गया था, जहां पर हमास की सैन्य शाखा अल कसम ब्रिगेड के दूसरे सबसे बड़े कमांडर ईसा की वहां पर होने की खुफिया जानकारी मिली थी। हालांकि ना तो इजराइल और ना ही हमास ने इस पर कोई प्रतिक्रिया दी है। उधर रमजान के पहले दिन उत्तरी गाजा में राहत सामग्री गिराई गई। सोमवार को जॉर्डन, अमेरिका, मिस्र, फ्रांस और बेल्जियम की ओर से हवा से सहायता सामग्री गिराई गई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने दोनों पक्षों से रमजान के मौके पर संघर्ष विराम का आह्वान किया है। साथ ही हमास से सभी बंधकों को तुरंत रिहा करने की मांग की है। रमजान की भावना का सम्मान करते हुए सभी पक्षों से संघर्ष विराम की अपील करता हूँ। जीवन रक्षक सहायता की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सभी बाधाओं को दूर करना है। मैं सभी बंधकों की तत्काल रिहाई का आह्वान करता हूँ। गाजा के लिए मानवीय सहायता ले जा रहा स्पेन का एक जहाज तीसरे दिन भी साइप्रस बंदरगाह पर खड़ा रहा। जहाज में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा वित्त पोषित 200 टन की राहत सामग्री है।
सहायता पहुंचाने वाली संस्था की ओर से कहा गया है कि उनका लक्ष्य गाजा के लिए एक समुद्री मानवीय गलियारा स्थापित करना है, जो एक नया मार्ग शुरू करेगा, जो क्षेत्र में आवश्यक आपूर्ति की निरंतर डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा। बताया गया है कि गाजा में भूख और प्यास से होने वाली मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसी सिलसिले में यूरोपीय संघ का एक सहायता जहाज शनिवार को साइप्रस से गाजा के लिए रवाना हो रहा है। बताया गया है कि इस सप्ताह के अंत में साइप्रस और गाजा के बीच एक सहायता गलियारा सक्रिय हो जाएगा। इस बीच गाजा के विदेश मंत्री ने कहा है कि रमजान के महीने में अल अक्सा मस्जिद अरब मुस्लिमों की पहुंच को सीमित किए जाने से स्थिति विस्फोटक हो सकती है। इस पवित्र महीने के दौरान उपासकों को उनके धार्मिक कर्तव्यों और अनुष्ठानों को करने की अनुमति नहीं देना और अल अक्सा मस्जिद तक पहुंच को प्रतिबंधित करना स्थिति को और विस्फोटक बनाएगा। इस बीच हिजबुल्लाह ने गोलान हाइट में स्थित इजरायली सेना के पोस्ट पर कई मिसाइल दागने का दावा किया है। उधर इटली की पुलिस ने 3 फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया। उनके ऊपर इटली में हमले की योजना बनाने का आरोप है। रूम से लगभग 120 किलोमीटर अल एकला में रहने वाले तीनों के तार अल अक्सा शहीद ब्रिगेड से जुड़े बताए जाते हैं। आम चुनाव के 1 महीने से ज्यादा समय के बाद सोमवार को पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ की कैबिनेट के लिए 19 मंत्रियों को शपथ दिलाई है। सोमवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री शरीफ सहित अन्य लोग शामिल हुए। हालांकि नए मंत्रियों के पोर्टफोलियो की घोषणा अभी नहीं की गई है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। देखो यार, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, पता नहीं कब फोटो पे हार चढ़ जाए और फैमिली का फ्यूचर, बच्चों की पढ़ाई खतरे में पड़ जाए। तो आज ही पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराओ, सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। यारो, शादी तो मैं प्रीति से ही करूंगा। कॉलेज टॉप करके अच्छी सी नौकरी लूंगा, झट से प्रीति को प्रपोज कर दूंगा और फैमिली हॉलिडे स्पेन में। वाह यार, मैं तेरी प्लानिंग का बड़ा फैन। तू आज ही SBI में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन कर ले और अपने स्पेन हॉलिडे की सेविंग शुरू कर। SBI सेविंग्स अकाउंट के साथ पाइए सेफ, सिक्योर, कन्वीनियंट बैंकिंग और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। डायरेक्ट प्लान म्यूचुअल फंड स्कीम्स में खुद इन्वेस्ट करने का एक ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड्स खुद ही सी, जैसे मैंने फिट रहने के लिए ट्रेनर रखा। तो दिखता ही है भाई। पर तू तो सेल्फ मेड है भाई। देख, मुझे फिटनेस की नॉलेज है तो आई मेड माय ओन ट्रेनिंग प्रोग्राम। और तेरे ट्रेनर के पैसे भी बच गए। हाँ, सेम विद डायरेक्ट प्लान, यहाँ मेरे कमीशन के पैसे बच गए। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। हेलो जी, बोल। अच्छा खासा जॉब था, छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सब। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, पर गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने की। अब हर स्टार्टअप होगा स्टार्ट। इसकी गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।
एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं अमेरिकाना में अमेरिकी देशों से जुड़ी खबरों पर। और ऑस्कर अवार्ड्स की महफिल इस बार हॉलीवुड फिल्म ओपेनहाइमर के नाम रही। कुल 23 कैटेगरी में ये अवार्ड दिए जाने थे, जिसमें क्रिस्टोफर नोलन की ओपेनहाइमर ने बाजी मारते हुए अलग अलग कैटेगरीज में 7 अवार्ड्स अपने नाम किए। वहीं पुअर थिंग्स ने भी 11 में से 4 ऑस्कर जीते। हालांकि इस बार भारत को ऑस्कर पुरस्कारों में निराशा मिली, क्योंकि सिर्फ एक डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म टू किल ए टाइगर ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी और उसे यह खिताब नहीं मिला, जबकि 2023 में भारतीयों को 2 ऑस्कर मिले थे। 96 ऑस्कर अवार्ड समारोह में फिल्म ओपेनहाइमर ने अपना लोहा मनवाते हुए कुल 7 पुरस्कार अपने नाम किए। सबसे ज्यादा 13 श्रेणियों में नामांकन प्राप्त करने वाली फिल्म ओपेनहाइमर के निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर, किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, जबकि रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला। ये फिल्म परमाणु बम के जनक माने जाने वाले जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर के जीवन पर आधारित है, जिसमें अमेरिका को पहला परमाणु बम विकसित करने में उनकी भूमिका को दर्शाया गया है। ये बहुत खास है। हम 20 वर्षों से एक साथ काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि नोलन एक आदर्श निर्देशक, एक असाधारण लेखक हैं। वे फिल्म को इस तरह प्रस्तुत करते हैं जैसे दुनिया में और कोई नहीं करता। वहीं योगोर्स लैंथिमोस द्वारा निर्देशित फिल्म पुअर थिंग्स ने 4 कैटेगरी में ऑस्कर जीते। फिल्म की लीड एक्टर एमा स्टोन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए चुना गया। ये एमा का दूसरा ऑस्कर अवार्ड है। इससे पहले उन्होंने 2016 में फिल्म ला ला लैंड के लिए बेस्ट एक्टर का ऑस्कर जीता था। सर्वश्रेष्ठ एक्टर के अलावा पुअर थिंग्स को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन, प्रोडक्शन डिजाइन और मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग कैटेगरी में भी ऑस्कर मिले हैं। ये सच में भावुक करने वाला पल है। मंच पर मौजूद महिलाएं, आप सभी बेहतरीन हैं और मैं ये अवार्ड इस श्रेणी में नामित सैंड्रा, एनेट, कैरी, लिली सभी महिलाओं के साथ साझा करती हूँ। वहीं बिली एलिश ने 87 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे कम उम्र में 2 ऑस्कर जीतने का इतिहास रच दिया। उन्हें उनके भाई फिनेस ओकोनेल के साथ बार्बी फिल्म के ओरिजिनल साउंड ट्रैक व्हाट वाज आई मेड फॉर गाने के लिए ऑस्कर मिला है। इस साल के अवार्ड समारोह में खास बात यह भी रही कि ये रूस, यूक्रेन और इजराइल और गाजा के बीच चल रहे संघर्ष से अछूता नहीं रहा। समारोह में बिली एलिश, फिनेस, मार्क रफालो सहित कई हस्तियों ने इजराइल और हमास के बीच जल्द युद्ध विराम स्थापित करने के समर्थन में अपने कपड़ों पर लाल लेपेल पिन लगाया था। वहीं यूक्रेन की फोटो जर्नलिस्ट मस्टिस्लाव एंड्रियोविच चरनोव द्वारा फिल्माए गए रूस द्वारा यूक्रेन के मारियुपोल शहर को कब्जा करने पर बनी डॉक्यूमेंट्री मारियुपोल में 20 दिन को सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड मिला। यूक्रेन के इतिहास में ये पहला ऑस्कर है और मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। लेकिन शायद मैं इस मंच पर यह कहने वाला पहला निर्देशक होऊंगा जो कहेगा, काश मैंने ये फिल्म कभी नहीं बनाई होती। मैं चाहता हूँ कि मैं इस पुरस्कार को रूस को दे सकूं, जिसके बदले वो यूक्रेन पर हमला और हमारे शहरों पर कब्जा ना करे। निर्देशक जस्टिन टिट के एनाटॉमी ऑफ ए फॉल को बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले, सर्वश्रेष्ठ विजुअल इफेक्ट्स के लिए गॉडजिला -1 और सर्वश्रेष्ठ रूपांतरित पटकथा के लिए अमेरिकन फिक्शन का विजेता चुने जाने से कलाकारों को यह भरोसा है कि ऑस्कर में हमेशा विविधता का सम्मान होता है। बता दें कि इस बार विजेताओं को एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के लगभग 10,500 सदस्यों द्वारा चुना गया था। कैरेबियाई देश हैती में हिंसा का दौर जारी है। इस बीच अमेरिका ने अपने दूतावास से कई कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। हैती गृह युद्ध की चपेट में है। अमेरिका की ओर से ये कदम
हिंसा में बढ़ोतरी सरकार के लिए खतरा पैदा करने और बड़ी संख्या में विस्थापन को बढ़ावा देने की बात उठाया गया है। इससे पहले इसी महीने सशस्त्र गिरोह ने हैती के 2 सबसे बड़े जिलों में जेल तोड़ने की साजिश रची थी, जिस वजह से हजारों की संख्या में कैदी जेल से फरार हो गए। इस बीच हैती की ताजा स्थिति पर जमैका में कैरेबियन समुदाय में हिस्सा ले रहे हैं। वहीं केन्या के अधिकारियों ने कहा है कि वो हैती में अपनी सेना को तैनात करने के लिए तैयार हैं। और समाचार में रुक रहे हैं एक और ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। During a heat wave, it is our responsibility to help others and make their life easier. Offer water to vendors and delivery people who come to your home or office. You can install earthen pots with glasses outside your building for outdoor workers. Individuals or NGOs can install water points and distribute buttermilk or sharbat. Consider distributing caps, shoes, umbrellas, etc. Offering water spray to people on hot roads can make their journey more comfortable. Installing shade where people can take a break is very helpful too. Install earthen containers to give food and water to birds and animals. This summer, be kind, save a life. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। बढ़ते हैं आगे, नजर डालते हैं यूरोप इन दिनों के जरिए यूरोपीय देशों से जुड़ी खबरों पर। यूक्रेन पर रूस के हमलों के 2 वर्ष बाद उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के सदस्य बने स्वीडन का राष्ट्रीय ध्वज सोमवार को संगठन के मुख्यालय पर लगाया गया। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य बना है। बेल्जियम के ब्रुसेल्स में स्थित नाटो के मुख्यालय पर तेज बारिश के बीच ध्वज लगाए जाने के समय स्वीडन की प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन और नाटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग मौजूद रहे। स्वीडन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की दशकों चली तटस्थता खत्म करके पिछले गुरुवार को औपचारिक रूप से नाटो में शामिल हुआ था। इससे पहले स्वीडन का पड़ोसी देश फिनलैंड वर्षों से चली आ रही सैन्य गुटनिरपेक्षता को समाप्त करके पिछले साल नाटो में शामिल हो गया था। नाटो मुख्यालय में एक और देश का झंडा जुड़ गया। ये नया झंडा स्वीडन का है, जो 7 मार्च को आधिकारिक तौर पर उत्तरी अटलांटिक संधि यानी नाटो में शामिल हुआ। स्वीडन नाटो में शामिल होने वाला 32वां देश बन गया है। सोमवार को गठबंधन में स्वीडन के परिग्रहण के मौके पर ब्रसेल्स में ध्वजारोहण समारोह का आयोजन किया गया। नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये कदम रूस के राष्ट्रपति के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कहा कि नाटो पहले से अधिक मजबूत और प्रभावशाली हुआ है। नाटो बड़ा और मजबूत है। यूक्रेन पहले से कहीं अधिक नाटो सदस्यता के करीब है और चूंकि बहादुर यूक्रेनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना जारी रखते हैं, हम उनके पक्ष में खड़े हैं। 200 से अधिक वर्षों से सैन्य गुट निरपेक्षता के बाद यह एक ऐतिहासिक लेकिन बहुत ही स्वाभाविक कदम है। इस सदस्यता के साथ स्वीडन घर आ गया है। इस बीच यूक्रेन में रूसी सीमा के करीब नाटो सेना की मौजूदगी को लेकर पोलैंड की मीडिया में चल रही खबरों की पुष्टि करते हुए क्रेमलिन ने कहा है कि नाटो सलाहकार के यूक्रेन में होने की जानकारी रूसी सुरक्षा सेवाओं को लंबे समय से है। हम पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। हमें लंबे समय से नाटो के सलाहकार के यूक्रेन में मौजूद होने की जानकारी है। इस बीच रूस ने पोप फ्रांसिस के युद्ध को समाप्त करने के आह्वान पर कहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन कीव ने इससे इनकार कर दिया है। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्केव ने कहा कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बार बार बातचीत के लिए रूस की इच्छा और खुलेपन की बात कही है, लेकिन यूक्रेन ने ऐसे प्रस्ताव को हमेशा खारिज किया है। हालांकि क्रेमलिन ने CNN की एक रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि अमेरिका ने 2022 के अंत में रूस के संभावित परमाणु हथियार हमले से निपटने के लिए कड़ी तैयारी शुरू कर दी थी।
हमारे राष्ट्रपति ने बातचीत के माध्यम से हमारी समस्याओं को हल करने के लिए हमारी तत्परता और खुलेपन के बारे में बार बार बात की है और ये बेहतर रास्ता है। उधर यूक्रेन पर तेज होते रूसी हमलों के बीच हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ऑर्बेन ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो वो रूस के साथ युद्ध के लिए यूक्रेन को सहायता राशि रोक देंगे। इससे जंग जल्दी खत्म हो जाएगी। ऑर्बन ने शुक्रवार को ट्रंप से मुलाकात की थी। 2022 में रूसी सेना द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण करने के बाद से ऑर्बन ने कीव को हथियार भेजने से इनकार कर दिया है और मॉस्को के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंध बनाए रखा है। मॉस्को को अलग थलग करने की यूरोपीय संघ के प्रयासों के बावजूद उन्होंने आखिरी बार अक्टूबर में चीन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी। इस बीच यूक्रेनी सेना ने रूस की ओर से ओडेसा क्षेत्र पर रात भर किए गए हमलों के दौरान 25 में से 15 ड्रोन मार गिराने का दावा किया है। हालांकि हमले में एक सैन्य बुनियादी ढांचा को नुकसान पहुंचने की बात स्वीकार की गई है। सेना ने एक बयान में कहा है कि ओडिशा के काला सागर बंदरगाह के ऊपर 10 शहीद ड्रोन गिराए गए हैं। ओडिशा पर इस महीने अब तक 6 ड्रोन हमले हो चुके हैं। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। हमारी छत टपकती थी तो उनकी आंखें टपकती थी। हमारी दवा खाली होती थी तो उनकी नींद उड़ जाती थी। हमारी थाली खाली रह जाती थी तो उनका दिल भर आता था। ऐसा है मेरा परिवार, पक्की छत, सस्ती दवा और मुफ्त राशन, सब चिंताएं बांटती। इसीलिए हर माँ को लगता है हर बार आज देश की करोड़ों माताएं बहनें, यही मोदी का परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। रूस का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इस पर दुनिया की नजरें टिकी हैं। 15 से 17 मार्च के बीच 3 दिन तक रूस में मतदान होंगे। रूस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 1 दिन के बजाय 3 दिन होने जा रहे हैं। वहीं रूस के कब्जे में आए यूक्रेन के 4 इलाकों में रविवार को रूसी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए। इस पर यूक्रेन का स्पष्ट कहना है कि इन इलाकों में हुए चुनाव को यूक्रेन वैध नहीं मानता। यूं तो रूस में 15 से 17 मार्च तक राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान होंगे, लेकिन उसके नियंत्रण वाले पूर्वी यूक्रेन के 4 क्षेत्रों में रविवार को ही वोट डाले गए। रूस ने पिछले साल मई में यूक्रेन के 4 इलाकों डोनेस्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खर्सन का अपने देश में विलय कर लिया था। हालांकि यूक्रेन पहले ही कह चुका है कि इन इलाकों में चुनाव अमान्य और अवैध माना जाएगा। बहरहाल यूक्रेन रूस विवाद से अलग हटकर बात करें तो इस चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन की जीत पक्की मानी जा रही है। हालांकि पिछले 2 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध के कारण पूरी दुनिया की निगाहें रूसी राष्ट्रपति चुनाव पर टिकी हुई हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि रूस में चुनाव प्रणाली क्या है और पुतिन के मुकाबले में कौन कौन उम्मीदवार हैं। 18 वर्ष की उम्र के रूसी नागरिक को मतदान करने का अधिकार है, बशर्ते कि उसे किसी अदालत से किसी तरह की कोई सजा ना मिली हो। 2018 के चुनाव में 67.5% मतदान हुआ था। हालांकि 2021 के संसदीय चुनाव में मतदान प्रतिशत 51.7% ही रहा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान प्रक्रिया शुक्रवार को शुरू होगी और रविवार तक जारी रहेगी। रूस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 1 दिन के बजाय 3 दिन हो रहा है। इससे पहले 2020 में जनमत संग्रह के लिए मतदान कई दिनों तक चला था, जिसके जरिए व्लादिमीर पुतिन को 2 और कार्यकालों के लिए राष्ट्रपति पद के चुनाव लड़ने के लिए अनुमति मिली थी। ये पहली बार है कि रूसी राष्ट्रपति चुनाव में ऑनलाइन वोटिंग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। क्रीमिया के लोग ऑनलाइन वोट डाल सकते हैं।
71 वर्षीय पुतिन 5वें कार्यकाल के लिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव मैदान में हैं। संवैधानिक संशोधन के अनुसार वो 2030 में राष्ट्रपति चुनाव में भाग ले सकेंगे, जिसका अर्थ है कि वो 2036 तक देश के राष्ट्रपति पद के लिए कानूनी रूप से योग्य हैं। पुतिन पहली बार 2000 में सत्ता में आए थे। वो पूर्व सोवियत संघ के जोसेफ स्टालिन के बाद रूस के सबसे लंबे समय तक सत्ता में बने रहने वाले नेता हैं। राष्ट्रपति पद की दौड़ में कम्युनिस्ट पार्टी के निकोलाई खार्तूनोव, नेशनलिस्ट लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के लियोनिद सोलोवस्की और न्यू पीपुल्स पार्टी के व्लादिस्लाव डोवान्को शामिल हैं। खार्तूनोव पिछले चुनाव में पुतिन से बड़े अंतराल से हार गए थे। खार्तूनोव को 11.8% वोट मिले थे, जबकि पुतिन को 76.7% मत प्राप्त हुए थे। इस वक्त जितने भी उम्मीदवार मैदान में हैं, वो सभी यूक्रेन के खिलाफ विशेष अभियान और दूसरी रूसी नीतियों के पक्षधर हैं। यूक्रेन जंग के खात्मे का नारा देने वाले बोरिस नदेज़दान का पर्चा चुनाव आयोग ने ये कहते हुए खारिज कर दिया था कि उनके द्वारा दिए गए अधिकांश सार्वजनिक हस्ताक्षर नकली हैं। हाल ही में पुतिन के कट्टर विरोधियों में से एक प्रमुख विपक्षी नेता अलेक्सी नवेल्नी की जेल में मौत हो गई। 2018 में उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। अब नवेल्नी की पत्नी चुनाव के दिन बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। पश्चिमी देश पुतिन को एक तानाशाह के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन हाल के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि देश में उनकी अप्रूवल रेटिंग 85% है, जो यूक्रेन युद्ध से पहले की तुलना में बहुत अधिक है। क्रेमलिन का कहना है कि पश्चिम चुनाव की वैधता पर संदेह पैदा करके रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है। और पुर्तगाल में रविवार को हुए प्रारंभिक आम चुनाव में सेंटर राइट डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन को जीत मिली है। गठबंधन को 29.5% वोट मिले हैं। हालांकि गठबंधन बहुमत का आंकड़ा पार करने में असफल रहा। ऐसे में पुर्तगाल में जोड़तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है और अगर बात नहीं बन पाई तो फिर से चुनाव हो सकते हैं। खास बात यह है कि पुर्तगाल के चुनाव में कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी चेगा की लोकप्रियता में जबरदस्त उछाल आया है और पार्टी को 18% वोट मिले हैं। अस्पष्ट नतीजे में चेगा की पार्टी किंग मेकर बनकर उभरी है। रविवार को पुर्तगाल में हुए आम चुनाव में उदारवादी लोकतांत्रिक गठबंधन ने बढ़त जरूर बनाई, लेकिन बहुमत से थोड़ी दूर रही। गठबंधन को 29.5% वोट मिले हैं। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने के कारण जोड़तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। वहीं धुर दक्षिणपंथी चेगा पार्टी के मत प्रतिशत में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 18% वोट हासिल कर पार्टी किंग मेकर के रूप में उभर कर सामने आई है। 99% वोटों की गिनती के बाद 230 सीटों वाली पुर्तगाली संसद में एडी यानी डेमोक्रेटिक अलायंस को 79, जबकि सोशलिस्ट पार्टी को 76 और चेगा को 48 सीटें मिली हैं। हालांकि सेंटर राइट डेमोक्रेटिक अलायंस गठबंधन के नेता लुइस मोंटेनेग्रो ने चेगा पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कहा जा रहा है कि मोंटेनेग्रो के गठबंधन में कई नेता कट्टर दक्षिणपंथी पार्टी के साथ गठबंधन के लिए इच्छुक हैं। इस बीच चेगा के नेता आंद्रे वेंचुरा ने कहा है कि जनादेश से स्पष्ट हो गया है कि देश चेगा के साथ एडी की सरकार चाहता है। इस बार लोगों ने वही कहा जो वे चाहते हैं। हमारा जनादेश पुर्तगाल पर शासन करना और अगले 4 वर्षों तक पुर्तगाल में शासन करना है। पुर्तगाल में दशकों से दो पार्टियों सोशलिस्ट पार्टी और सेंटर राइट डेमोक्रेटिक पार्टी की ही सत्ता रही है और यही दोनों पार्टियां बारी बारी से पुर्तगाल की सत्ता पर काबिज रही हैं। हालांकि इस बार के चुनाव में ये दोनों ही पार्टियां स्पष्ट बहुमत पाने में विफल रहीं। चेगा पार्टी का गठन महज 5 साल पहले हुआ था, लेकिन कम समय में ही ये पार्टी तेजी से उभरी है और अब तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने से पुर्तगाल की जनता चिंतित दिखाई दे रही है। हम जानते हैं कि देश के लिए वामपंथी और दक्षिणपंथी नीतियां बहुत अलग हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि देश का नेतृत्व कौन करेगा। बीते साल नवंबर में भ्रष्टाचार के आरोप लगने पर पीएम एंटोनियो कोस्टा ने इस्तीफा दे दिया था। हालांकि भ्रष्टाचार के आरोप पीएम कोस्टा पर नहीं लगे हैं, लेकिन उनके इस्तीफे से पुर्तगाल में फिर से चुनाव हुए हैं। पुर्तगाल में आर्थिक संकट और घर की बढ़ती कीमतें और खराब होती स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़े गए। खबर दुनिया की में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।